कि एक खास श्रृंखला में अधिकतम कितनी कड़ी हो सकती है? तो एक खास श्रृंखला में कड़ी जो है अधिकतम 4 से 5 होती है। ठीक है, चलिए 4 से 5 कड़ी होती है और उसका कड़ी में तो आप जानते हैं कि शुरू से ऐसे पिरामिड बनता है ना, सबसे ऊपर वाला ये नीचे ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पर लिखा गया है कि पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित जीवों की संख्या, भार व ऊर्जा के आधार पर क्रमानुसार दर्शाया जाए तो बनने वाली आकृति कौन सी होगी? तो वह पिरामिड होगी। क्या होगी? पिरामिड होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? देखिए सदैव ये सीधा होता है। क्या होता है? ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होगा? सदैव। ऐसे पिरामिड तो बनाते ही हैं आप ऐसे करके। क्या होता है? वो सदैव सीधा होता है। आगे चलेंगे, समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? जो भी शाकाहारी हो जाएगा वो प्रथम उपभोक्ता होगा। क्या होगा? प्रथम उपभोक्ता होगा। आगे चलेंगे, एक घास स्थल में संख्या पिरामिड कैसा होगा? एक घास स्थल है तो संख्या पिरामिड सीधा सीधा होगा, एकदम डायरेक्ट सीधा होगा। क्या होगा? वो सीधा होगा। आगे चलेंगे, जैव भार का उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र की विशेषता है? ये महासागर का क्या है? ये महासागर की विशेषता होती है उल्टा पिरामिड। अगला क्वेश्चन है कि एक खास श्रृंखला में पादप, हिरण, भेड़िया व शेर जो हैं और सर्वाधिक ऊर्जा किस में होगी? सबसे ऊर्जा पादप में होगा। देखिए पादप की कौन खाएगा? हिरण खाएगा। हिरण को कौन खाएगा? भेड़िया खाएगा। भेड़िया को कौन खा लेगा? शेर खा लेगा। सबसे ज़्यादा कहाँ? यहाँ पे पादप में, तब हिरण में, तब भेड़ में, सबसे जो है अंतिम में जाता है शेर के पास। समझ गए? तो ये हो जाएगा कौन? पादप। इसीलिए कहता है पर्यावरण जो है, पर्यावरण में सब जिंदा है और पर्यावरण ही मानव या जो भी रह रहा है इस धरती पर सभी के लिए, ये अगर ये पर्यावरण में पेड़ पौधे, जल, वायुमंडल ये सारे नहीं होते तो क्या होते? ऐसे तो आप जानते हैं कि पर्यावरण दो, एक मानव निर्मित, एक प्राकृतिक। प्राकृतिक में कौन? जैवमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल ये सब आते हैं ना। और मानव निर्मित में कौन? सड़क, पुल, रेलवे ये सब क्या है? मानव का है। तो ये समझ गए। चलिए ये क्वेश्चन जो है फिर है 9 नंबर क्वेश्चन, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि पादप, हिरण, भेड़िया व शेर से निर्मित खाद्य श्रृंखला में सबसे कम ऊर्जा, अभी आपको हमने बनाकर बता दिया था, सबसे कम ऊर्जा किसको मिलेगा? इसको मिलेगा, शेर को। 9th नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण कौन सा है? पहला उपभोक्ता कौन होता है? हिरण होता है। द्वितीयक कौन हो जाएगा? मेढक हो जाएगा। टिड्डा, शेर तो चौथा होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, ये मेढक हो जाएगा दूसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ समाप्त होगी? प्रत्येक खाद्य श्रृंखला कहाँ पर जाकर समाप्त हो जाएगी? अपघटक पर जाकर समाप्त हो जाएगी। अपघटक पर जाकर समाप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? कौन सा चक्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा? वो होगा जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीवों के एक समुदाय के दूसरे समुदाय द्वारा प्रतिस्थापन को क्या कहते हैं? एक समुदाय से दूसरा समुदाय होगा तो वो क्या कहलाएगा? पारिस्थितिक अनुक्रमण कहलाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीडोलॉजी जो है में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पीडोलॉजी में सॉइल्स का अध्ययन किया जाता है, जो कि मृदाओं का अध्ययन पीडोलॉजी में किया जाता है। क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार के कवक किस श्रेणी में आते हैं? तो ये कवक जो आएगा वो आएगा किस में? तो ये आएगा अपघटक में, अपघटक में आता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो सामान्यतः जो है ये 3 प्रकार के ही होते हैं, लेकिन 4-5 हो सकते हैं, लेकिन सामान्यतः पिरामिड जो होता है, पारिस्थितिक पिरामिड, वो सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि धान की विभिन्न प्रकार की किस्में किसका उदाहरण है? तो धान की किस्में होती है आनुवांशिक विविधता का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, शाब्दिक जो है जातिगत विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाएगा वो विषुवतीय है। विषुवत रेखीय सदाबहार वन में सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है।
सबसे कम जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? सबसे कम जैव विविधता जो है पाया जाता है वो ध्रुवीय प्रदेशों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक जैव विविधता किस महाद्वीप में पाई जाती है? तो ये महाद्वीप हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विविधता पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है? तो ये भारत है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश भारत, अपना भारत। 21 नंबर है कि राष्ट्रीय पार्क, नेशनल पार्क में किसकी सुरक्षा प्रदान की जाती है? तो ये प्रदान की जाती है संपूर्ण पारितंत्र जो है इकोसिस्टम का यहाँ पर सुरक्षा प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्थानीय जीव विविधता को क्या कहते हैं? स्थानीय जीव विविधता को क्या कहा जाता है? अल्फा जैव विविधता कहा जाता है। स्थानीय जो होगा। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण होता है? बीटा जो है वो भारत का है। बीटा जैव विविधता किसका उदाहरण? भारत में बीटा जैव विविधता है। अगला देखेंगे, जो वैश्विक जैव विविधता को क्या कहा जाता है? जो वैश्विक होगा वो गामा होगा। गामा जो है विश्व का होगा, बीटा जो कि भारत का होगा और स्थानीय जो कि अल्फा होगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन। अगला है कि भूमध्य रेखीय वन किस स्तर की जैव विविधता के उदाहरण है? ये वैश्विक हैं। कैसे हैं? वैश्विक हैं। अगला नंबर देखेंगे क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, देखेंगे कितना, तो 50 से अधिक जो है पाया जाता है। कि विश्व में जीव जंतुओं की ज्ञात जातियों की संख्या लगभग कितनी है? लगभग तो 14 लाख से ज़्यादा है, कम है जो ये सबसे कम है। तो यहाँ पर लगभग 14 से ज़्यादा है। क्या है? लगभग 14 लाख से बहुत ज़्यादा, 17-18 लाख तक पहुँचा है। ये आपको याद हो, ज्ञात, खोजा जा रहा है, अभी भी जो है मिलता ही जा रहा है। तो ये ज्ञात है अभी तत्काल में। अगला देखेंगे यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन कि प्रचुर जैव विविधता संपन्न राष्ट्रों को किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये मेगा डाइवर्सिटी के श्रेणी में रखे जाते हैं। मेगा डाइवर्सिटी देश के श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीव जातियों की संख्या लगभग कितनी है? देखिए, भारत में जीव जातियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा है। 1 लाख से ज़्यादा है लगभग, समझ गए। ऐसे तो पहले 10 साल पहले जो है 70 से 80 था, 1000 था, लेकिन अभी खोजा जा रहा है तो ये 1 लाख से ज़्यादा भी पहुंच चुका है अभी तत्काल में। आगे देखेंगे दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? तो भौगोलिक दशाएं होती, सबसे ज़्यादा यही कारक होता है। किस दिशा में, मतलब कहाँ पर कौन सा मौसम कब क्या करवट बदलेगा, ये भौगोलिक दिशा ही तय करता है। अब है कि जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेष जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं जहाँ पर जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील जगह जहाँ होगा वो होगा तप्त स्थल। संवेदनशील वाला स्थल जो होगा वो तप्त स्थल होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का तप्त स्थल जो हॉट स्पॉट है वो कौन सा है? तो वो पश्चिमी घाट। क्या ये? पश्चिमी घाट जो है तप्त स्थल, और हॉट स्पॉट्स जो है वो पश्चिमी घाट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बी नंबर होगा। और अगला है कि सर्वाधिक हॉट स्पॉट किस महाद्वीप में चिन्हित किया गया है? ये किया गया है दक्षिण अमेरिका। सी नंबर उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका में चिन्हित किए गए हैं। किस महाद्वीप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है? वो है यूरोप में। वो यूरोप में एक भी हॉट स्पॉट नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है? जहाँ पर जल, वो क्या मंडल कहलाएगा? वो मंडल जीव मंडल कहलाएगा। जहाँ पर जल है, वायु है, भूमि है और जीवों का मंडल का क्या कहलाता है? जिससे जीव आएगा, जीव मंडल कहलाएगा। चलिए आगे देखेंगे। जहाँ जल है वो जल मंडल, जहाँ वायु ऊपर वाला वायुमंडल होता है, स्थल मंडल जहाँ पर आप रह रहे हैं वो क्या होगा? स्थल मंडल होगा। जहाँ पर आप फैक्ट्री लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, मतलब समझ गए। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर। 37 नंबर है कि जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहा जाते हैं? रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, IUCN
किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है? तो ये जो है जीव संरक्षण के लिए जाना जाता है। IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? IUCN का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। IUCN का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम आप जान गए। अब अगला देखेंगे डायनासोर। डायनासोर किस प्रजाति का उदाहरण है? बहुत बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए हैं। डायनासोर के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये विलुप्त हो चुका है, विलुप्त जाति का उदाहरण है। भारत की संकटग्रस्त पादप जाति का उदाहरण कौन सा है? ये रोहिला। रोहिला जो होता है ये संकटग्रस्त, अभी नीम ये सब तो आपको मिल ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है? और नवीकरणीय होता है, और नवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेट इंडियन वस्टर्ड क्या है? तो ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जो है संकटग्रस्त जाति है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सुभेद जाति। सुभेद मतलब निरंतर ह्रास जो हो रहा है, शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? आशंका वाली जाति को कहते हैं सुभेद जाति। स्वस्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? स्वस्थान संरक्षण जो होगा वो होगा टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि 45 नंबर कि पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन ओ की उपस्थिति से क्या होता है? अगर ओजोन नहीं रहेगा उपस्थित तो क्या होगा? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकने में सहायता करता है कौन? ओजोन परत। ओजोन परत। चलिए आगे चलेंगे। 40 नंबर है DDT क्या है? DDT क्या होता है? ये एक गैर अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, DDT। अगला क्वेश्चन है कि बहिर्स्थानीय संरक्षण किसका उदाहरण है? बहिर्स्थानीय संरक्षण जंतुआलय का, जंतुआलय D नंबर। अगला क्वेश्चन है गिर क्या है? तो गिर जानते हैं राष्ट्रीय उद्यान है। गिर कहाँ पर है? गुजरात में। और गिर जो है यहाँ पर आपको क्या मिलता है? सिंह मिलता है। चलिए आगे देखेंगे कि घड़ियाल प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थापित है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। ये चंबल, जाइए घड़ियाल से मिलिए, बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर चंबल में जो है घड़ियाल मिलते हैं। ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानवीय क्रियाकलापों से पूर्ण निषिद्ध क्षेत्र कौन सा है? जो राष्ट्रीय पार्क होता है वो निषिद्ध क्षेत्र होता है, मानवीय क्रियाकलापों से जो है निषिद्ध रहता है पूर्ण रूपेण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, ओरन किसे कहते हैं? तो ओरन पवित्र जो है वन को कहता है, ओरन कहा जाता है पवित्र वन को। अगला है कि क्षारीय मिट्टी में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? क्षारीय मिट्टी में जो उगेगा पौधा उसको हेलोफाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व जैव विविधता संरक्षण से कौन संबंधित है? विश्व जैव संरक्षण जो है विविधता संरक्षण से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल है। नगोया प्रोटोकॉल विश्व जैव विविधता है ना। अगर विश्व जैव विविधता पृथ्वी सम्मेलन ये इसके बारे में पढ़े हुए हैं, लक्ष्य रखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संकटग्रस्त पादप जाति में कौन सम्मिलित है? तो पादप में कौन सा सम्मिलित है? चंदन है। कहाँ मिलता है? कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पश्चिमी घाट के सघन सदाबहार वनों को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शोला। क्या कहते हैं? इसको शोला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? बस पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि जल प्रदूषण किससे उत्पन्न होता है? तो जल प्रदूषण उत्पन्न होगा औद्योगिक निष्कर्षणों के द्वारा जो है जल प्रदूषण होता है। आप जो जल का उपयोग कारखाने में करते हैं उसका जो है गंगा में, नदी में बहा देते हैं तो जल प्रदूषण नहीं होगा। देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ है? असम में एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है? विश्व जल के लिए जो है सबसे उत्तरदायी है ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। विश्व जलवायु परिवर्तन में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि ही सबसे ज़्यादा है। वायुमंडलीय प्रदूषण गैस कौन सी है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय, यहाँ पर जो गैस में है उसमें है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायुमंडलीय प्रदूषक गैस में शामिल है। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान किस गैस का होता है ग्रीन हाउस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत क्या है? बस जीवाश्म ईंधन का दहन करते जाइए, कोयला जलाते जाइए, मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए? कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। अगला क्वेश्चन 63 नंबर है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अल्पजीवी क्या है? अल्पजीवी सबसे कम कौन है? वो मीथेन है, सबसे कम मीथेन। आगे है 65 नंबर की ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक जीवन काल किसका होता है? सबसे ज़्यादा किसका होगा जीवन काल? तो सबसे ज़्यादा जो है जीवन काल होता है वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड का, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस का सर्वाधिक उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? ये किस उद्योग में होगा? तो नायलॉन में, नायलॉन जो कपड़ा बनाते हैं ना उससे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड गैस का प्राकृतिक स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत जो है उष्णकटिबंधीय मिट्टी है नाइट्रस ऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है कि मात्र रासायनिक क्रिया से किसका निर्माण होता है? सिर्फ रासायनिक क्रिया से किसका होगा? CFC का होता है, CFC का रासायनिक क्रिया से निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर है, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? तो एयर कंडीशनर लगाते हैं ना, एयर कंडीशनर जो आप उपयोग घर में करते हैं सबसे ज़्यादा ओजोन को यही करता है क्षरण। और जो आप किस में लगाते हैं? आप जो लगाते हैं AC में लगाते हैं। चलिए आगे देखेंगे, 70 नंबर है कि पृथ्वी पर इस समय उपस्थित जीवों की उत्तरजीविता के लिए सबसे बड़ा खतरा किससे है? सबसे बड़ा खतरा तो वन नष्ट कर रहे हैं आप, सबसे बड़ा खतरा इसी से है। वनों को नष्ट करना ही सबसे बड़ा खतरा है। अगला क्वेश्चन है कि कोपेनहेगन, ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया, कोपेनहेगन है। कोपेनहेगन किस देश की राजधानी है? कोपेनहेगन डेनमार्क की है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। और यहाँ पर भी सम्मेलन होते रहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो सूखा क्षेत्र होता है को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होता है? तो आप क्या करते हैं? वनों से वर्षा होती है, वनों से क्या होती है? बारिश होती है। और ये जो है सूखे क्षेत्र को नियंत्रित करता है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, इसीलिए। यहाँ पर जो है 73 नंबर क्वेश्चन है, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या होगा? तो ये तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिएगा कुछ नहीं है, घास भेड़िया खाता नहीं, जीवाणु घास खरगोश नहीं, घास कीट पंछी सर्प ये हो सकता है, घास कीट हिरन सर्प। देखिएगा ये C नंबर उत्तर हो जाएगा। घास खाता है कौन? कीट, कीट को पंछी, पंछी को सांप। बड़ा बड़ा घोंसला जो होता है ना, सांप चढ़ता है पंछी को निगल लेता है, ये याद रखना है। पंछी को तो सांप निगल ही जाता है, अंडे को छोड़ता नहीं है। अगर पंछी मिला, बच्चा मिलता है, चूजा जो होता है उसको तो खा जाता है सांप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर, ये सब डिस्कवरी में बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए 74 नंबर देखिएगा, कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है? वो कौन सा है?
एजोटो वेक्टर जो होता है यही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एस्ट्रोसेट क्या है? एस्ट्रोसेट जो होता है एक क्षुद्र ग्रह एस्ट्रोसेट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषक स्तरों पर पाए जाते हैं? वो होते हैं कौन? मतलब किसी तालाब पारितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषक स्तरों में पाए जाते हैं? वो मछली होती है। कौन होता है? मछली। देखिएगा ये क्वेश्चन 77 नंबर है कि भारत में भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में वन लगे हुए हैं? ये 2021 वाला गणना जो है ना वो देखिएगा, तो ये अब जो है 2023 का भी आएगा, लेकिन 2021 वाला आपको याद रखना है। 2021 में 24.62 था, 24.62%। ठीक है, ऐसे तो ये 19 वाला है, 23-54 का है। ये याद रखना है 24-62 का। ठीक है, 24-62%। विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है? स्वीडन है। कौन है? स्वीडन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जीएसएलवी, ये तो शब्द बहुत, जीएसएलवी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी का पूर्ण नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस प्रकार के तरंगों का उपयोग करता है? तो ये अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। टेलीविजन रिमोट कंट्रोल किस तरंग का? अवरक्त तरंगों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है कि जलवायु परिवर्तन पर केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रीय कार्य योजना में किसके उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया है? तो सबसे ज़्यादा अभी सौर ऊर्जा पर बल दिया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सौर ऊर्जा का आप प्रयोग करें, और बहुत सारे योजनाएं भी लाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है कि 6 मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का सही क्रम प्रदर्शित करिए। 6 मीटर होना चाहिए और सही अनुक्रमण क्या हो जाएगा? तो डी नंबर इसका उत्तर होगा। निगमन पादप, पलावी पादप, रीढ़, शाक, झाड़ी, वृक्ष, इस प्रकार से सही होगा 6 जो है मीटर गहरे तालाब में अनुक्रमण का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक पारितंत्र में क्या होता है? तो एक पारितंत्र में होता है प्राथमिक उत्पादकों की संख्या प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक होती है। प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होता है? प्राथमिक उत्पादक का ही संख्या होता है, तभी तो उसको खाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इकोसिस्टम के अजीवित घटक में क्या होता है? तो पदार्थों का चक्रण होता है। अजीवित घटक में पदार्थों का चक्रण, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चने के पौधे जो साइरस एरिटिनम होता है द्वारा स्थिर की गई कुल ऊर्जा पूरे इकोसिस्टम में क्या कहलाती है? तो ये जो है क्या कहलाता है? सकल उत्पादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 85 नंबर, इकोसिस्टम में अपघटक के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो ये किया जाता है जीवाणु और कवक को, केवल सूक्ष्म जीव को। ये जो है यहाँ पर बताना है तो केवल दोनों उपयुक्त में से दोनों, ये दोनों को किया जाता है, सूक्ष्म जीव को भी और जीवाणु कवक को भी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 87 नंबर के भोजन श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? भोजन श्रृंखला का यही बी नंबर सही क्रम होगा, जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन और मछली, ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रवाह नीचे से ऊपर पोषक स्तरों का कम होता चला जाता है, यह कौन सा नियम है? तो ये नियम है ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम। ऊर्जा गतिकी का दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस क्या होता है? तो प्राथमिक उत्पादक होता है। नेपेंथिस प्राथमिक उत्पादक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 90 नंबर, एक बांस का पौधा जो एक घने जंगल में उगता है तो उसका टॉपिक स्तर क्या होता है? तो प्रथम होता है। टॉपिक स्तर क्या होता है? वो प्रथम स्तर में उगता है। अगला 91 नंबर क्वेश्चन, जब मोर सर्प को खाता है, सर्प इंसेक्ट को खाता है और इंसेक्ट पौधे को खाता है, तो मोर को क्या कहेंगे? मोर को कहेंगे भोजन पिरामिड का शीर्ष सबसे ऊपर में है। चलिए आगे देखेंगे, किसी एक हाइड्रोसेयर में पौधा का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ये सी नंबर, पेस्ट्रिया वाल जो है वालवॉक्स
पस हाइड्रिला या बलूत लौटाना। बलूत लौटाना ये जो है सही क्रम है हाइड्रोशेयर के। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण कौन सा प्रदान करता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। विश्व आर्थिक मंच जो है इसका करता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है? तो इसका सत्यमंगलम जो है बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे 95 नंबर कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन किसके अधीन पर किया गया है? तो ये किया गया है पर्यावरण अधिनियम 1986, प्रोटेक्शन अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम 1986। अगला क्वेश्चन देखेंगे पारितंत्र जो है इकोसिस्टम किसे कहते हैं? तो ये तो क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। जीवों जो है ये जीवों जो ऑर्गेनिज्म है का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। जो जहाँ पर रहेगा उसी को तो कहा जाएगा। अगला है कि भारत में कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? ये तीनों चीज जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाया जाएगा। मैंग्रोव भी पाया जाएगा, सदाबहार और पर्णपाती तीनों पाए जाते हैं, लगभग जो है थोड़ा थोड़ा करके। अगला है कि कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के स्वर्ण के अंतर्गत आता है? वो है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन गधा। ये जो हैं क्या हो रहे हैं? संकट जो है रेड डाटा बुक में जा रहे हैं ये। अगला क्वेश्चन है कि कायिक कोशिका न्यूक्लियर अंतरंग प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो ये इसका अनुप्रयोग होता है जंतुओं की जननीय क्लोनिंग से इसका अनुप्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसक्रिप्टोम किसे जो है निर्दिष्ट करता है? तो ये करता है किसी जीव, बी नंबर उत्तर हो जाएगा, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला से ये निर्दिष्ट करता है। अब 101 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा गया है मानव बस्तियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं, एकदम सही है। दूसरा है कि घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तान तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं, ये तो गलत। अस्थायी बस्ती में कैसे रहेगा? एक ही सिर्फ सही है और सभी दूसरा जो है गलत है। बस्तियां वे स्थान होते हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। वे स्थान जहां भवन अथवा बस्तियां विकसित होती हैं वे बसाव स्थान कहलाते हैं। आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं, अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता सभी जो है मायने रखता है। उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ भूमि है या नहीं है, ये सारे मायने रखते हैं। और बस्तियां अस्थायी या अस्थायी हो सकती है। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं वे अस्थायी होती हैं। घने जंगल हो गया, गर्म स्थान हो गया, रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में यहाँ पर लोग अस्थायी निवास करते हैं, अस्थायी नहीं रहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 102 पे। प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां किन क्षेत्रों में पाई जाती है? प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियां ये पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में और घने जंगल के क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, ठीक है, और सघन बस्तियां में घर पास होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोग क्या होते हैं? घर इनके दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैला रहता है। और इस स्थान की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ के क्षेत्रों में, घने जंगलों में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है,
1 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। देखेंगे तो 1 और 4 डी नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सड़क भूमिगत निर्माण है? तो सबवे है। सबवे धरती के नीचे, फ्लाईओवर ऊपर, ऐसे करके। और एक्सप्रेस वे तो जानते हैं कि बहुत तेज यहाँ पर मोटरसाइकिल नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 104 नंबर। भारत का स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग किन शहरों को आपस में जोड़ता है? तो ये जोड़ता है दिल्ली, महाराष्ट्र मतलब मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को। देखिए ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता लगेगा। ये दिल्ली है, ये महाराष्ट्र है, ये चेन्नई है और ये कलकत्ता है यहाँ पे, ऐसे करके। इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्ण चतुर्भुज महामार्ग। समझ गए? चलिए आगे चलेंगे। 105 नंबर है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग साइबेरिया कहाँ है? रूस। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर जो है सागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ये ट्रांस साइबेरियन वाला। 106 नंबर क्वेश्चन देखिएगा और ये आपका लास्ट होगा कि जल मार्ग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है और यहाँ से उत्तर आपको खोजना है। पहला है कि अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता, एकदम सस्ता है जल मार्ग सबसे सस्ता। केवल नदियों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग नहीं, समुद्र का भी करते हैं। ये तो गलत हो गया, 1 नंबर सिर्फ सही। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग क्या तो सबसे सस्ता साधन है। जलमार्ग जो है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है अंतर्देशीय जलमार्ग और एक होता है समुद्री मार्ग। नौवहन योग्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जलमार्ग के लिए होता है और जो है जैसे कि आप गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखिए। उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी हो गया, ये अंतर्देशीय है। और समुद्री एवं महासागरीय जलमार्ग का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है और ये मार्ग पत्तनों से जुड़े हुए होते हैं। चलिए हो गया आपका समाप्त 106 क्वेश्चन। ठीक है, मिलिए अगले चैप्टर में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।